ठीक है। सो अगेन गुड इवनिंग एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आज थोड़ा सा हमारा मैसी हो गया ये सेशन का लिंक, क्योंकि जो होस्ट थे हमारे वो थोड़े से बाहर थे, तो एंड मोमेंट पे पता चला उन्हें कि थोड़ा सा वेबिनार है, तो कुछ इमरजेंसी थी, तो थोड़ा सा 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो गया। अगेन आई एम सो सॉरी एंड आई अपोलोजाइज फॉर दिस। बट अगेन टुडे वी गाइस आर टॉकिंग, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एशिया की जो अभी तक की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग लाइफस्टाइल है इन रियल एस्टेट डेस्टिनेशन, विच इज थाईलैंड। सो काफी टाइम से हम लोग का डिस्कशन चल रहा था, व्हाट वी आर गोइंग टू प्रमोट, हाउ वी आर गोइंग टू वर्क ऑन थाईलैंड प्रोजेक्ट। सो अभी मैंने एक पूरी की पूरी इंटायर प्रेजेंटेशन बनाई है फॉर थाईलैंड। एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं एशिया की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट की, इन टर्म्स ऑफ लाइफस्टाइल, इन टर्म्स ऑफ रियल एस्टेट डेस्टिनेशन एंड टूरिज्म की भी। अगर हम बात करते हैं वहाँ पे, तो जितना भी मेजोरिटी एशिया से जो टूरिस्ट जाते हैं वो थाईलैंड प्रेफर करते हैं। एंड इट्स नॉट अबाउट टूरिज्म ओनली, बट वहाँ पे जितने भी स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं, फ्रॉम यूके, फ्रॉम यूएस, फ्रॉम चाइना, मल्टीपल कंट्रीज से समय मेजोरिटी रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट आ रहा है फॉर लॉन्ग टर्म एंड फॉर शॉर्ट टर्म रेंटल्स। तो दैट इज थाईलैंड। ठीक है। सो आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड टुडे, व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू, किस तरीके से मैं आपको आज बताने वाला हूँ पूरा का पूरा। वाई थाईलैंड इज ग्रोइंग, दैट्स द फर्स्ट थिंग जिस पर हम लोग बात करेंगे। थाईलैंड क्यों ग्रो कर रही है, वाई इन्वेस्टर्स आर एंटरिंग इनटू थाईलैंड, इन्वेस्टर्स थाईलैंड क्यों अभी एंटर कर रहे हैं। ठीक है। थाईलैंड के अंदर कौन कौन सी ऐसी मेजर सिटीज हैं जहाँ पे गवर्नमेंट की प्लानिंग्स हैं, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर मूव हो रहा है और जहाँ पे डेवलपमेंट सबसे ज्यादा हो रहा है, जहाँ पे हम लोग अच्छे कैपिटल एप्रिसिएशन, अच्छे रेंटल वैल्यूज और अच्छे हम लॉन्ग टर्म में हम एप्रिसिएशन देख सकते हैं। ठीक है। तो कौन कौन सी वो डेस्टिनेशंस हैं, कौन कौन सी वो सिटीज हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। एंड इंडियंस वहाँ पे कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, इंडियंस का वहाँ पे इन्वेस्ट करने का प्रोसेस क्या है। ठीक है। तो आज हम ये सारी की सारी चीजें समझने वाले हैं। प्लस इसके साथ साथ हाउ दिस कैन बिकम अ लाइफस्टाइल प्लस इनकम अपॉर्चुनिटी, हम सभी लोग, जितने भी लोग आज हमारे साथ हैं, सभी लोगों के लिए। ठीक है। तो आज हम सारी की सारी चीजें इसके सीक्वेंस में हम लोग लेके आके जाएंगे। एंड अगेन वेलकम, वार्म वेलकम। एंड थाईलैंड इज नो लॉन्गर अबाउट हॉलीडे एंड टूरिज्म। अब ये काफ़ी ढेर सारी चीज़ें हैं, जैसे मैंने आपको बताया, लग्जरी टूरिज्म मार्केट वहाँ पे काफ़ी अच्छा है। वहाँ पे रेंटल इनकम अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी हैं, क्योंकि वहाँ पे टूरिज्म काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है। और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स की अगर हम बात करते हैं, तो अगर हम सिंगापुर की बात करते हैं तो बहुत प्राइजी हो जाता है। एंड देन फिर हम लोग यूएई, दुबई की, आबू धाबी, दुबई के अंदर के एरियाज की अगर हम बात करते हैं, तो वहाँ पे भी हमारा 1.82 सीआर से अप्रोक्सीमेटली हमारा मिनिमम एवरेज हमारा इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होता है। बट व्हेन इट कम्स टू थाईलैंड, तो थाईलैंड का एंट्री लेवल थोड़ा सा अफोर्डेबल है। एनीबडी कैन स्टार्ट देयर इन्वेस्टमेंट जर्नी इन थाईलैंड। इसी वजह से वो एक इंटरनेशनल डेस्टिनेशन बन जाता है। और जितने भी ग्लोबल इन्वेस्टर्स होते हैं वो थाईलैंड के अंदर एंटर करते हैं, बिकॉज वहाँ पे उनको टूरिज्म की ग्रोथ दिखती है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट उनको ज़्यादा होता हुआ दिखता है। और वहाँ पे इंटरनेशनल डिमांड्स बहुत स्पीड से रैपिडली बढ़ रही हैं। सो दैट्स द सेकंड थिंग। ठीक है। सो इन्हीं सब रीजंस की वजह से एवरीबडी इज मूविंग टुवर्ड्स थाईलैंड। एंड जस्ट अ सेकंड, या, एंड व्हाई थाईलैंड, दिस इज द बिग क्वेश्चन। थाईलैंड ही क्यों? बिकॉज अभी हम देखते हैं जितने भी ग्लोबल इन्वेस्टर्स होते हैं, स्पेशली इंडियंस, दे आर लुकिंग फॉर थाईलैंड टुडे। वो यूएई के अंदर भी लोगों ने काफी इन्वेस्टमेंट करा, वहां पे भी लोगों को अच्छे रेंटल रिटर्न्स मिल रहे हैं। बट आज यूएई की जो हालत है, वहां पे एक एंट्री अफोर्डेबल सेगमेंट का क्लाइंट वहां पे इजीली एंटर नहीं कर सकता। ठीक है। तो वहां के जो एंट्री प्राइसेस कंपेरेटिवली हाई, वो थोड़े से ज्यादा प्राइसी होता है, थोड़ा सा ज्यादा महंगा है कंपेरेटिवली। तो यहाँ पे एक तो आपका टूरिज्म बहुत पीक पे रहता है हमेशा। यहाँ पे टूरिज्म काफी अच्छा है, यहाँ पे इजीली वो बनाते हैं स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे टूरिज्म इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ की। ठीक है। जिसकी वजह से यहाँ पे जितने भी लोग रेंटल ईट्स की बात करते हैं, तो जो भी अपार्टमेंट, कॉन्डोज, विलाज, आप जो भी चीज़ें खरीदते हैं, तो उनकी रेंटल वैल्यूज बहुत अच्छी रहती है इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग टर्म रेंटल्स। एयरबीएनबी के बेसिस में भी अगर वो चलाते हैं, तो यहाँ पे एयरबीएनबी से भी उनको अच्छे इनकम मिल जाती है। अफोर्डेबल लग्जरी लाइफस्टाइल, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे रेंट आपके 50-60 लाख से अपार्टमेंट्स आपके स्टार्ट हो जाते हैं ऑन एन एवरेज। ठीक है। और जब हम इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हम देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फर्स्ट थिंग, करेंसी एप्रिसिएशन, दैट इज फर्स्ट थिंग। बिकॉज हम जब इंडिया के बाहर अगर हम कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हमारी सबसे पहले चीज़ आती है करेंसी। तो जो हमारी थाईलैंड की करेंसी विच इज बात, सो एक थाई बात इज इक्वल टू 3 रुपए।
तो यहाँ से 3 गुना महंगी है वहाँ की करेंसी, 3 गुना अप्रिशिएटेड है। और ये ईयर बाय ईयर वहाँ की जो करेंसी है वो अप्रिशिएट कर रही है। तो आने वाले टाइम में 2 4 5 7 साल के अंदर सिर्फ आपकी प्रॉपर्टी के प्राइसेस वहां पे इंक्रीज नहीं करते हैं, आपके रेंटल वैल्यूज वहां पे इंक्रीज नहीं करती है। आपके जो प्राइस, जिस सेगमेंट पे आपने बाय करा है, जो प्राइस पॉइंट पे आपने खरीदा है, वो प्राइस पॉइंट भी आपका अप्रिशिएट करता है जब आप अपने करेंसी को वहां पे एक्सचेंज रेट पे देके आते हैं। सो दैट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है। और जब ये सब चीजें बिल्कुल अच्छे सीक्वेंस में बैठती है, तो उसके बाद फिर हमारी रेंटल इनकम की जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं वो भी वहां पे बढ़ जाती हैं। रेंटल इनकम, सिंपल सी चीज आपको समझ में आ रही होगी कि रेंटल इनकम के अंदर जितने भी लोग होते हैं, जो भी लोग वहां पे पैसा लगाते हैं, उनको वहां से किराया कितना आता है। तो वहां पे रेंटल यील्ड्स भी आपकी काफी अच्छी है, जो मैं आपको आगे स्लाइड में बताऊंगा रेंटल किस तरीके से वहां पे काम करता है। और टूरिज्म डेस्टिनेशन है, तो हॉलीडे होम्स की डिमांड हमेशा बढ़ी रहती है वहां पे। हमेशा वहां पे रेंट आउट करना ईजी होता है, लोग आते हैं, लोग रहते हैं, लोग अपने अपार्टमेंट को इजीली रेंट आउट करते हैं, जो वहां पे रहते भी हैं, जो वहां पे नहीं भी रहते हैं। ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं, प्लस ग्लोबल लाइफस्टाइल डेस्टिनेशन। देखिए, मैं दुबई में रहा हूँ, मैंने बाहर दुबई के अंदर देखा है, और मैं कुछ कंट्रीज विजिट भी, काफ़ी कंट्रीज विजिट भी की है मैंने। बट थाईलैंड के अंदर मैंने एक चीज़ देखी कि वहाँ पे मल्टीपल नेशनैलिटी के लोग हैं, और काफ़ी ज़्यादा हैं जो वहाँ पे काम करते हैं, जो बाहर से हैं। मल्टीपल डेस्टिनेशन से आपको, मल्टीपल कंट्रीज से आपको लोग वहाँ पे मिल जाते हैं। तो आपको एक अच्छी डेस्टिनेशन मिल जाती है। ठीक है। अब बात करते हैं थाईलैंड की ग्रोथ स्टोरी की। ठीक है। थाईलैंड की ग्रोथ स्टोरी की अगर हम बात करते हैं, थाईलैंड बहुत स्पीड से बढ़ रहा है। और अभी भी जेन्युइनली मैं आपको एक चीज बोलता हूँ कि थाईलैंड के अंदर अभी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि थाईलैंड के अंदर हम काम करके अच्छा रेवेन्यू यहाँ से जनरेट किया जा सकता है। क्योंकि थाईलैंड के अंदर अभी आप देखेंगे तो इतना रैपिडली रियल एस्टेट इतना बूम नहीं कर रहा है। मतलब वहाँ पे सेल्स हो रही है, लेकिन वहाँ पे इंडियंस कम और दूसरी नेशनैलिटी के लोग जो है वो और भी ज्यादा करते हैं। इंडियंस तो करते ही हैं, प्लस दूसरी नेशनैलिटी के जो लोग हैं वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं वहाँ पे। वहाँ पे लग्जरी टूरिज्म डेस्टिनेशन है। ठीक है। लग्जरी टूरिस्ट डेस्टिनेशन की अगर हम बात करते हैं, तो वहां पे जितने भी लोग हैं जो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो वहाँ पे प्रॉपर्टीज बाय करते हैं, तो उनको कम प्राइस पॉइंट के अंदर एक अच्छी लग्जरी डेस्टिनेशन मिल जाती है। व्यूज वहाँ पे बहुत अच्छे हैं, पूरा का पूरा बीच व्यूज आपको मिल जाते हैं, सिटी व्यू आपको मिल जाता है, तो काफी चीज अच्छी है। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर आप बात करते हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी वहाँ पे काफी अच्छे से उन लोगों ने सेटअप किया हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत खूबसूरती से ये लोग बिल्ड कर रहे हैं। एयरपोर्ट्स यहाँ पे काफी हैं, अभी यहाँ पे एयरपोर्ट्स का डेवलपमेंट और भी हो रहा है। कसिनोज की भी यहाँ पे बात चल रही है कि यहाँ पे कसिनो भी ओपन करने वाले हैं ये लोग। ठीक है। और इसके अलावा जो टुमारोलैंड, जो म्यूजिक फेस्टिवल होता है, जो लोग ट्रांस वगैरह सुनने के शौकीन होते हैं, आप सभी लोगों को पता होगा, तो यहाँ पे इस ईयर एंड में ये लोग वो भी लेके आने वाले हैं। और एक ये ट्रेन बनाने वाले हैं जो पूरा का पूरा, इन सारे के सारे ये पूरा का पूरा थाईलैंड को कवर करने वाली है। तो ये कुछ फ्यूचर के इंफ्रास्ट्रक्चर के यहाँ पे कुछ प्लान्स हैं। ठीक है। तो जितने भी लोग हैं इंडिया से, वो लोग वहाँ पे काफ़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं, और दूसरी नेशनलिटी के लोग भी करते हैं। तो वहाँ पे जितने भी लोग आने वाले फ्यूचर में रिटायरमेंट से पहले अपने कुछ प्लान्स बनाते हैं वहाँ पे आने के, रहने के, तो ये सारी की सारी चीज़ें प्लान करके वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिसकी वजह से थाईलैंड बहुत रैपिडली ग्रो कर रहा है। और टूरिज्म ड्राइव्स रियल एस्टेट। जी हाँ, इससे आपको एक सिंपल सी चीज समझ में आ रही है कि टूरिज्म इज इक्वल टू रियल एस्टेट डिमांड। सिर्फ जब किसी भी एरिया में अगर डेवलपमेंट होता है, किसी भी एरिया अगर कोई बहुत खूबसूरत दिखता है, अगर वहां पे लोग आने स्टार्ट कर देते हैं, लोग आना घूमना, यहाँ पे एक्टिविटीज करना स्टार्ट करते हैं, बेसिकली जब टूरिज्म एक्टिवेट हो जाता है किसी भी एरिया का, तो उसके बाद ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज भी आ जाती हैं करने के लिए। ठीक है। वहां पे प्रॉपर्टीज जो भी लोग बाय करते हैं, उनको एयरबीएनबी का बिजनेस अच्छा मिलने लग जाता है, क्योंकि वहां पे लोग आते हैं, तो वहां पे लोगों को रहने के लिए विशेष जगह चाहिए होती है। तो हॉलीडे रेंटल्स की प्रॉपर्टी वहां पे बढ़ जाती है, हॉलीडे होम्स का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और फिर बहुत से लोग ऐसे थे जिनको विला में रहना पसंद होता है, जिनको अपना स्विमिंग पूल चाहिए होता है, तो विलास के भी पर डे के रेंटल्स बहुत हाई होते हैं यहाँ पे। ठीक है। और सीजन टाइम में तो स्पेशली, बिकॉज होता क्या है ना, टूरिज्म डेस्टिनेशन में कभी कभी कुछ सीजन टाइम होता है। जैसे जैसे थाईलैंड की हम बात करते हैं, तो एक सोनकार एक फेस्टिवल होता है इन लोगों का, होली की तरह, जिसमें ये लोग पानी से खेलते हैं, बस हल्का सा कलर होता है। ये अभी आपका अप्रैल में होता है, 14 अप्रैल से, फिर 12 अप्रैल से, ये तो 10 10 11 अप्रैल से स्टार्ट हो जाता है, वो काफी थोड़ा लंबा चलता है। उस टाइम पे वहाँ पे जो अपार्टमेंट्स होते हैं, जो होटल्स होते हैं, उनके प्राइसेस थोड़े ज्यादा होते हैं। और उसके बाद फिर लोगों को बीच फ्रंट प्रॉपर्टीज चाहिए होती हैं। बीच फ्रंट प्रॉपर्टीज जैसे फीफी आइलैंड है, इसके बीच में बीच फ्रंट प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसमें सॉरी कॉन्डोज होते हैं। कुछ कॉन्डोज बेसिकली अपार्टमेंट्स होते हैं, कॉन्डो अपार्टमेंट जिसको हम बोलते हैं, वो होते हैं जहाँ से पूरा बीच व्यू दिखता है, वाटर व्यू दिखता है अनऑब्स्ट्रक्टेड। तो वो थोड़ा सा पीसफुल लगता है लोगों को, तो वो भी काफी हाई डिमांड में रहते हैं, जिनको जो लोग कहीं से आते हैं, बाहर से आते हैं, थाईलैंड देखना चाहते हैं, क्योंकि थाईलैंड इज बेसिकली नोन फॉर द यू नो पार्टी प्लेस है, थोड़ी सी थोड़ा सा एक्टिविटीज फन लविंग चीजें ज्यादा होती हैं वहाँ पे। तो कोई किसी को अगर वो डेस्टिनेशन समझ में आती है, तो वो वहाँ पे कर सकता है।
तो यही सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जिसकी वजह से थाईलैंड की चीज़ें काफ़ी स्पीड से आगे बढ़ रही हैं। एंड इंडियंस, व्हाई इंडियंस आर चूजिंग थाईलैंड, दैट इज वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि इंडियंस थाईलैंड को इतना क्यों पसंद कर रहे हैं अभी। बिकॉज और भी काफ़ी ढेर सारी दूसरी कंट्रीज भी हैं जहाँ पे लोग करते हैं, बट थाईलैंड ही क्यों, वाई थाईलैंड। ठीक है। तो इंडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ इजी चीज़ें हैं यहाँ पे। पहला, इजी इंटरनेशनल कनेक्टिविटी। आप 3 साढ़े 3 घंटे के अंदर इंडिया से थाईलैंड पहुंच जाते हैं। ठीक है। तो इजी इंटरनेशनल कनेक्टिविटी विद इन 3 साढ़े 3 घंटे के अंदर यहाँ से थाईलैंड हम लोग कनेक्ट कर जाते हैं, विच इज़ वेरी इजी। इसके अलावा अफोर्डेबल लग्जरी लाइफस्टाइल। अफोर्डेबल लग्जरी लाइफस्टाइल से कहने का मतलब ये है कि जब भी हम इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स की हम जब भी बात करते हैं, तो हमको ये लगता है कि अगर हमें किसी अच्छी वाटर फ्रंट प्रॉपर्टी अगर हमको चाहिए, किसी अच्छे हाई एल्टीट्यूड में अगर हमको कोई प्रॉपर्टी चाहिए, ठीक है, नियर बाई बीचेस अगर हमको प्रॉपर्टीज चाहिए, तो वो थोड़ी प्राइसी होती है। बट या दैट्स फॉर श्योर कि प्राइसी तो होती है। उसके प्राइसेस कुछ ज़्यादा होते हैं। स्पेशली अगर हम इंडियन मार्केट से कंपेयर करते हैं थाईलैंड के मार्केट को, तो थाईलैंड की मार्केट काफ़ी कम है इसमें प्राइसिंग में। ठीक है। और वहाँ पे जो लग्जरी है, अफोर्डेबल लग्जरी लाइफस्टाइल जिसको हम बोलते हैं, तो वहाँ पे 50-60 लाख रुपीज के प्राइस रेंज में भी वी कैन इजिली गेट कॉन्डो अपार्टमेंट। 350 स्क्वायर फीट, 400 500 स्क्वायर फीट के, डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन, वो हमको मिल जाते हैं। तो वो हमको बहुत अच्छी एक अफोर्डेबल लग्जरी लाइफस्टाइल दे देते हैं, जहाँ पे लोग आते हैं। अगर हम शॉर्ट टर्म रेंटल्स की बात करते हैं, लॉन्ग टर्म रेंटल्स की हम बात करते हैं, तो प्रॉपर्टी को रेंट आउट करके वहाँ पे रेंटल उठाना है बहुत ईजी है हमारे लिए। ठीक है। एंड इंडिया में दूसरी चीज़ क्या है कि लोगों को बीच फ्रंट लिविंग एक्सपीरियंस बहुत पसंद है। तो वहाँ पे जितने भी बीच फ्रंट लिविंग में आप देखेंगे, तो वहाँ पे मेजोरिटी बाहर के लोग इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करते हैं, जहाँ से उनको बीच फ्रंट लिविंग मिल जाए, कि जहाँ पे वो रहे हैं वहाँ से नियर बाय कुछ बीचेस वगैरह हो, सो दैट वो उनको वहाँ पे रह के अच्छा फील हो, थोड़े से व्यूज वगैरह अच्छे हो, थोड़ा सा फील फैक्टर अच्छा होता है उनके लिए। एंड स्ट्रॉन्ग टूरिज्म इकोनॉमी। वहाँ का जो टूरिज्म है, टूरिज्म भी काफ़ी बूम पे है। कितने जितने भी सालों से वहाँ पे लोग रह रहे हैं, तो वो लोगों ने पूरा का पूरा टूरिज्म के बेसिस पे ही पूरा का पूरा थाईलैंड को बिल्ड किया है। अब स्लोली एंड स्टेडीली अब वहाँ पे रियल एस्टेट मार्केट भी बहुत रैपिडली बूम कर रहा है। तो उन लोगों ने जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं, वो लोग बहुत ही ज़्यादा कस्टमर सेंट्रिक हैं। आज भी थाईलैंड के अंदर क्या होता है ना, कि फिर आप किसी भी बिल्डिंग को उठाते हैं, कुछ भी आप वहाँ पे कंपनी भी अगर सेटअप करते हैं, तो उसमें पार्टनरशिप चाहिए होती है आपको। तो थाईलैंड के अंदर की जिसके पास सिटीजनशिप है, जो बेसिकली थाई पर्सन जो थाईलैंड में ही रहता है, 51% उसके पास रहता है, 49% आउटसाइडर को, फॉरेनर्स को। लाइक वी आर फॉरेनर्स टू थाईलैंड, हम थाईलैंड के लिए फॉरेनर्स हैं। और किसी भी सोसाइटी में जहाँ पे अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, तो वहाँ पे 51% जो कोटा रहेगा, वो लोकल कोटा रहता है, लोकल के लोगों का खरीदना रहता है। जो थाईलैंड के अंदर के लोग हैं, 51% वो लोग हैं। 49% वो लोग हैं जो बाहर के लोग हैं, फॉरेनर्स हैं। और ये हर जगह है, क्योंकि वो लोग थोड़ा सा, उनके रूल्स ऐसे हैं कि वो बाहर के लोगों को वो करते हैं। उनके पास 49% की वो होल्ड रहता है, ज्यादा होल्ड अपने थाई लोगों के पास रहता है वहाँ पे। तो ये उन लोगों ने कुछ उनके नॉर्म्स हैं जो बने हुए हैं हर चीज में। ठीक है। तो वो फर्स्ट प्रायोरिटी अपने सिटीजन्स को देते हैं, जो वहाँ के नागरिक होते हैं। ठीक है। एंड रेंटल पोटेंशियल्स वहाँ पे बेटर, रेंटल पोटेंशियल्स कंपैरेटिवली टू इंडिया, वहाँ पे रेंटल पोटेंशियल्स आपके अच्छा है। 6 to 10% के रेंटल्स आप इजीली निकालते हैं वहाँ पे। ठीक है। और हॉलीडे होम अपॉर्चुनिटी तो आपको पता ही है, जहाँ पे टूरिज्म होता है वहाँ पे हॉलीडे होम्स ज्यादा चलते हैं। ठीक है। सो लग्जरी लाइफस्टाइल एट अ लोअर इन्वेस्टमेंट एंट्री कंपेयर टू मैनी ग्लोबल मार्केट। आप किसी भी ग्लोबल मार्केट से अगर कंपेयर करते हैं थाईलैंड की मार्केट को, तो अभी सबसे अफोर्डेबल मार्केट है ये, जहाँ पे सबसे कम प्राइस में आपको सबसे बेस्ट व्यूज के साथ प्रॉपर्टीज मिल जाती हैं, विद वन ऑफ द बेस्ट पेमेंट प्लान्स। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ थाईलैंड। एंड थाईलैंड के अंदर एक चीज अच्छी और है कि ये मतलब 12 महीने यहाँ पे क्राउड रहता है। 12 महीने यहाँ पे लोग आते हैं, रुकते हैं, रहते हैं, आते हैं, जाते हैं। तो मतलब यहाँ पे हमेशा चहल पहल रहती है। ठीक है। एंड मिलियंस ऑफ इंडियन टूरिस्ट विजिट थाईलैंड एवरी ईयर। मतलब काफी ढेर सारे लोग हैं, मिलियंस में लोग हैं, लाखों लोग हैं जो थाईलैंड विजिट करते हैं एवरी ईयर। व्हेन थाईलैंड इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेफर्ड इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस फॉर इंडियंस। आपने वहाँ पे फीफी आइलैंड, खराबी, ये आपका फुकेट के अंदर है, एक है पटाया, एक है फुकेट। वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसका कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ पे है। तो वहाँ पे ना वाटर एक्टिविटीज बहुत ज़बरदस्त होती है, और वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखता है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ठीक है। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स, वहाँ पे जितने भी जो रेंटल की जो वैल्यूज हैं, इन्वेस्टमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज है, वो ज़्यादा हो गई हैं।
बिकॉज लोग गए वहां पे, लोगों ने देखा कि यार इतनी खूबसूरत जगह है, तो यहाँ पे का एक घर हो हमारा, टूरिज्म इतना बूम पे है, लोग इतना यहाँ पे आते हैं, लोग रुकते हैं, तो लोगों को चीजें चाहिए। बहुत से लोग जो बार बार विजिट और रिविजिट करते हैं, वो लोग वहाँ पे अपना घर लेके रखते हैं। जब भी वो जाते हैं वो वहाँ पे रुकते हैं, वहाँ पे स्टे करते हैं, तो इस तरीके से भी वहाँ पे चीजें होती हैं काफी। ठीक है। एंड जिसकी वजह से वहाँ पे शॉर्ट टर्म रेंटल्स, एयरबीएनबी, वेकेशन होम, लग्जरी रेंटल प्रॉपर्टीज, ये बहुत ज्यादा चलती हैं वहाँ पे। ठीक है। इन्वेस्टर्स जो वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, जहाँ पे टूरिज्म होता है वहाँ पे इन्वेस्टर्स को बेनिफिट क्या मिलता है, हम उस स्लाइड के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। तो हाई ऑक्यूपेंसी रहती है। ऑक्यूपेंसी जो रूम्स होते हैं, होटल्स रूम्स होते हैं, जो अपार्टमेंट्स होते हैं, वो हमेशा ऑक्यूपाइड रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है। तो आने वाले टाइम में उनके प्रॉपर्टी के ऊपर एप्रिसिएशन भी अच्छा मिल जाता है। एंड ये टॉप इन्वेस्टमेंट लोकेशंस है थाईलैंड के अंदर। ओके। इन सबसे पहले इसमें आपका आ जाता है बैंकॉक। बैंकॉक इज द कैपिटल ऑफ थाईलैंड। थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक है। ये मोस्टली यहाँ पे थोड़ा सा कमर्शियल हब है, यहाँ पे मॉल्स, यहाँ पे अर्बन इन्वेस्टमेंट मार्केट, यहाँ पे काफी ढेर सारी चीजें हो जाती होती हैं, बट थोड़ा सा क्राउडेड रहता है ये। ट्रैफिक वगैरह बहुत होता है बैंकॉक में, मैंने क्योंकि मैं काफी लोगों से मिला वहाँ पे बैंकॉक में। तो लोग वहाँ पे रहते हैं, फिर लोग वहाँ से मूव कर जाते हैं फुकेट में, खराबी, पटाया, खुमसुई, दो तीन और भी लोकेशन है। बट ये मेजोरिटी लोकेशन है जहाँ से पूरा थाईलैंड ऑपरेट करता है, बैंकॉक से। एंड देन वी हैव फुकेट। फुकेट पूरा का पूरा ये तो बीच साइड है, और फुकेट थोड़ा सा प्राइजी भी है, क्योंकि यहाँ पे माउंटेन्स वगैरह हैं, थोड़ा सा व्यूज यहाँ के अच्छे हैं, यहाँ पे बीच बहुत ज्यादा, क्रिस्टल क्लियर लगून्स हैं यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे थोड़े से प्रीमियम विलास एंड कॉन्डो का मार्केट अच्छा है यहाँ पे। और यहाँ पे मेजोरिटी रशियंस बहुत ज्यादा रहते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ की मार्केट में आप देखेंगे, मतलब फुकेट की जो मैंने पूरी के पूरी ओवरऑल लोकेशन देखी, तो यहाँ पे थोड़ी सी प्राइजी मार्केट है कि यहाँ के प्रॉपर्टी के प्राइसेस भी ज्यादा हैं। ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली टू पटाया एंड बैंकॉक थोड़ा महंगा है। प्राइसिंग में भी कैब्स भी महंगी हैं, फूड भी महंगा है, थोड़ा सा प्रीमियम इलाका है फुकेट। ये एरिया थोड़ा सा प्रीमियम है। जहां तक मेरा भी, मैं गया वहां पे, रुका था, मैं 10-12 दिन था यहाँ पे। तो मुझे ओवरऑल देख के मुझे समझ में आया कि फुकेट थोड़ा सा मुझे प्राइसी लगा इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। पटाया इज लिटिल बिट अफोर्डेबल। पटाया में आप इजीली रह सकते हैं 50-60 लैक्स में। यहाँ पे मैंने अपार्टमेंट्स देखे हैं 50 to 60 लैक्स के अंदर। पटाया के अंदर आपको अच्छे ऑप्शंस मिल जाते हैं। एंड पटाया इज ऑल्सो ब्यूटीफुल। पटाया इज ऑल्सो, पटाया अफोर्डेबल है। पटाया के अंदर कैब्स, टैक्सीज एंड एवरीथिंग इज रियली वेरी अफोर्डेबल, और एंट्री प्राइसिंग अभी अच्छी है। आने वाले 5 से 7 साल के अंदर आप पटाया के अंदर आप बहुत हैवी मतलब मार्केट पकड़ने वाला है, क्योंकि वहां पे अभी डेवलपमेंट बहुत पीक पे हो रहा है। ठीक है। और यहाँ पे भी काफी अच्छी वाटर फ्रंट प्रॉपर्टीज भी हैं, तो मैं आपको बताऊंगा। आज प्रॉपर्टीज के बारे में मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, आज मैं आपको थाईलैंड के बारे में बताने वाला हूँ। बिकॉज मैं जो मीटिंग करूंगा उसमें पूरा डेवलपर के साथ एक पूरा प्रोजेक्ट के ऊपर करूंगा। ठीक है। सो आज हम लोग पहले बेसिक थाईलैंड को समझते हैं। सो ये 3 लोकेशंस हैं जिसमें अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं अफोर्डेबल मार्केट में थाईलैंड में काम करने के लिए, दैट इज पटाया। थोड़ा सा प्रीमियम अगर अपने पास को रखना है, देन वी हैव फुकेट। ठीक है। तो ये 2 लोकेशंस हैं। बैंकॉक में भी करते हैं, लेकिन बैंकॉक में लोग कम करते हैं। मैं गया था तो मैंने बैंकॉक में इतना फोकस थी, मैंने फुकेट एंड पटाया में किया था। ठीक है। एंड दिस इज द मैप ऑफ थाईलैंड। यहाँ म्यांमार है, यहाँ लाओस है, यहाँ कंबोडिया है, एंड ये आपका पूरा पूरा थाईलैंड है। ठीक है। यहाँ आपका पड़ जाता है फुकेट। ठीक है। ये आपका पड़ जाता है खराबी, पूरा का गुल्फ ऑफ थाईलैंड। ये है आपका बैंकॉक। एक तरफ आपका सेंट्रल है थाईलैंड, एक तरफ नॉर्थ थाईलैंड। ठीक है। जिसमें चिंग में माउंटेन्स वगैरह एरिया आ जाता है। दूसरा आ जाता है आपका पटाया, एंड ये आपका आ जाता है फुकेट। ठीक है। तो लोग यहाँ पे करते हैं, बैंकॉक जाते हैं, स्वर्ण भूमि करके एयरपोर्ट है यहाँ पे बैंकॉक में। और एक बैंकॉक में एक एयरपोर्ट और है, डॉन म्योंग करके कुछ उसका नाम है। तो मेरा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। मैं मेरी दिल्ली से फ्लाइट थी बैंकॉक की। ठीक है। उसके बाद फिर मैं वहाँ बैंकॉक से पट्टाया गया, कैब बुक करके रात के समय। आई थिंक 800-900 बात लिए उसने मुझे। पटाया छोड़ा। पटाया में मैं 6-7 दिन था। मैं 6-7 दिन डेवलपर से मिला पटाया के अंदर, मैंने पटाया एक्सप्लोर किया। पटाया मुझे बहुत अच्छा लगा, अफोर्डेबल भी था, प्राइसिंग अच्छी थी, लोग बहुत अच्छे थे यहाँ के, और सारी चीज़ें बड़ी मज़ेदार थी। यहाँ पे बीचेस वगैरह भी अच्छे हैं, यहाँ पे क्लीनिनेस, हाइजीन, और लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं यहाँ पे। फूड वगैरह का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। इंडियन फूड इज नॉट इजी, मतलब मिल तो जाता है बट थोड़ा महंगा होता है। बट अगर इफ यू लव सी फूड देन आपको बहुत अच्छा लगेगा। बट मुझे सी फूड इतना पसंद नहीं था। अब मैंने यहाँ पे काफी डेवलपर से मिला, उसके बाद मैंने 3-4 डेवलपर्स फाइनलाइज किए जो मुझे अच्छे लगे, जिनके प्रोजेक्ट्स। तो पटाया के अंदर के प्राइसिंग एंड एवरीथिंग मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है। पटाया में था, फिर पटाया से मैं फिर वापस गया 6 दिन बाद बैंकॉक। तो मुझे लगा मेरी वहीं से स्वर्ण भूमि से मेरी फ्लाइट होगी फुकेट के लिए। बट प्रॉब्लम क्या हुई वहां पे जाके, जब मैंने देखा
वहाँ के लोगों के साथ एक प्रॉब्लम है कि वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर है थोड़ा सा। लोगों को इंग्लिश नहीं आती है बोलनी, वहाँ सबको। ये मुझको थोड़ा सा फील हुआ कि लोगों को इंग्लिश वहाँ पे बोलनी नहीं आती है। ठीक है। एंड दूसरी चीज ये थी कि फिर वहां पे जाके मैंने थोड़ा ट्रांसलेट करके पूछा वहाँ के एयरपोर्ट के स्टाफ से, तो फिर उन्होंने बोला कि यू आर द रॉन्ग एयरपोर्ट, यू हैव टू गो टू डोन म्योंग। फिर मैंने वहां से करा बैंकॉक में कि दूसरा एयरपोर्ट है डोंग म्योंग करके, फिर वहां से मेरी फोकेट की फ्लाइट थी, देन आई रीच टू फोकेट। फोकेट जाते ही जो कैब्स के जो प्राइसेस थे, कैब्स के प्राइसेस डबल हो गए। यहाँ पे आई थिंक 25-25 बात से मेरी एक फ्लाइट नॉर्मल। पटाया के अंदर आई थिंक 10 बात 15 बात से मिनिमम एक प्राइस होता है जो पे करना ही पड़ता है हमको। ठीक है, जैसे दुबई में 27, दुबई में आई थिंक 15 दिरहम था, 15 दिरहम था आज से 1 साल पहले। तो एक एक टैक्सीज में एक होता है कि आप टैक्सी के अंदर बैठ गए, आप कितना भी चलेंगे ये मिनिमम आपका बिल लगेगा ही लगेगा। फुकेट के अंदर ज्यादा था, फुकेट के अंदर 25 बात था, 25 या फिर 30 बात। और यहाँ पे छोटी सी डेस्टिनेशन के लिए भी बहुत ज्यादा चार्ज करते थे। एक स्कूटी भी चलती है, स्कूटी चीपर होती है, बट यहाँ पे स्कूटी भी बहुत महंगी थी। बट कोई नहीं, मैं यहाँ पे रहा, मैं यहाँ पे भी डेवलपर से मिला, टाइटल ग्रुप था, रिवेरा ग्रुप था, और उसके अलावा और भी काफी ढेर सारे ग्रुप से मिला हूँ। बट यहाँ पे मैंने 2-3 ग्रुप्स को फाइनलाइज किया फुकेट में। फिर मैंने 5 दिन फुकेट एक्सप्लोर करने के बाद, फुकेट बड़ा भी है थोड़ा सा, यहाँ पे चीजें बहुत दूर दूर हैं। ठीक है। फुकेट फुकेट में मैं रुका था फुकेट में आपका अच्छा, थोड़ा सा नाम भूल रहा हूँ मैं उस जगह का। उसके बाद फिर लास्ट डे मैं यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लोर करने, सब कुछ देखने के बाद मैं यहाँ से गया था खराबी। तो यहाँ पे मैं पूरा का पूरा दिन मैंने यहाँ पे जितने भी आइलैंड्स वगैरह हैं वो सब देखे मैंने, बहुत सुंदर तरीके से थे, बहुत ब्यूटीफुल थे। और फीफी आइलैंड जहाँ पे है, फीफी आइलैंड के अंदर यहाँ पे पूरे रिजॉर्ट्स बने हुए हैं। तो वहाँ पे भी काफ़ी आप देखेंगे, काफ़ी बाहर से लोग आते हैं, सब कुछ करते हैं। बट ये एरिया थाईलैंड का ये प्रीमियम एरिया है, बट यहाँ पे अभी इंडियंस कम है। पटाया के अंदर इंडियंस बहुत इन्वेस्टमेंट करते हैं, पटाया एंड बैंकॉक के अंदर लोग यहाँ जाते हैं फुकेट के अंदर। बट मैंने यहाँ पे जितने भी डेवलपर से मिला तो इंडियंस कम थे, रशियंस ज़्यादा थे। रशियंस और अमेरिकन्स बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो आने वाले टाइम के अंदर आप मान के चलिए फुकेट को भी अपनी बास्केट में रखेंगे हम लोग, यहाँ के 1-2 प्रोजेक्ट्स उठा के। बट हम लोग फोकस करेंगे पटाया एंड फुकेट में। पटाया के प्रोजेक्ट्स थोड़े से अफोर्डेबल है कंपैरेटिवली टू फुकेट। फुकेट में आप मान के चलिए, अगर हम स्टूडियो अपार्टमेंट की भी अगर हम बात करते हैं तो स्टूडियो अपार्टमेंट के भी प्राइसेस यहाँ पे 1 करोड़ और 1.25 करोड़ से स्टार्ट है। अब मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा क्योंकि प्राइस पॉइंट क्या है, क्योंकि मेरे लिए भी मार्केट थोड़ा सा नया है, तो मुझे भी प्राइसिंग डेवलपर के क्या कहते हैं मुझे थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि मैं मार्च अप्रैल में था वहाँ पे। ठीक है। तो ये सारा का सारा थाईलैंड का मैप है। थाईलैंड ज़्यादा बड़ा नहीं है, थाईलैंड छोटा है। बट ये है कि हम लोग को किस एरिया पे काम करना है वो हमको देखना है। तो ये कुछ फेमस लैंडमार्क्स हैं। फीफे आइलैंड, ये खराबी इस तरफ पड़ जाता है फीफे आइलैंड। बिग बुद्धा, बुद्धा काफ़ी है, बट मैं बुद्धा गया नहीं था, यहाँ पे एक ही जगह गया था पटाया में। सेंचुरी ऑफ ट्रुथ, ये भी बहुत खूबसूरत था, ये भी आपका पटाया में था, पटाया में मैं यहाँ पे भी गया था। और जेम्स बॉन्ड आइलैंड ये फुकेट में था। ये जितने भी आइलैंड्स आपको दिख रहे हैं सब ये फुकेट के हैं, ये पटाया का है, ईस्ट पटाया। तो पटाया इस तरीके से है, दिखता है आपका पूरा एक पूरा ऐसा है। और यहाँ पे रोड्स को सोई बोलते हैं, सोय, SOI। जितने भी रोड्स है, रोड्स का नाम, रोड्स को सोय बोलते हैं, पता नहीं, सीधा सीधी रोड्स जो होती है उसको सोय सोय बोलते हैं, रोड्स के नाम सोय के नाम से होते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी जो मुझे पता चला, वो मैंने आपको बताया। एंड टोटल अभी थाईलैंड की जो पॉपुलेशन है वो 71 मिलियन है। ठीक है। और इंटरनेशनल टूरिस्ट 32.9 मिलियन टूरिस्ट वहाँ पे हर साल विजिट करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि थाईलैंड की मार्केट में क्रेडिबिलिटी तो है, लोग जानते तो हैं थाईलैंड के बारे में, विजिट बहुत ज़्यादा करते हैं यहाँ पे लोग। साफ सफाई अच्छी है, कास्ट से सब चीज़ों में अच्छा है ये। ठीक है। एंड टूरिज्म से जो इनका रेवेन्यू होता है 1.53 ट्रिलियन बात का होता है। इसको आप 1.5 मतलब ऑलमोस्ट 2 मिलियन, 2 ट्रिलियन बात का। एंड टॉप टूरिज्म मार्केट यहाँ पे क्या है, टूरिस्ट जो विजिट करते हैं, चाइना, मलेशिया, इंडिया, रशिया एंड कोरिया। हाँ, एक एक ग्रुप था पटाया में जिसका नाम था बैनियन ग्रुप, वो आई थिंक वो जापान का ग्रुप है। तो उसकी एक RM थी, उसका नाम था विवियन। उनसे मैं मिला था, वो चाइना से थी, एंड शी वॉज फ्रॉम चाइना। उन्होंने भी मुझे अपने अपार्टमेंट दिखाया, वो बहुत अच्छा ग्रुप था। वो पार्टनरशिप में करके उन लोगों ने भी एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है यहाँ पे बैनियन ग्रुप का। तो आई होप मैं आपको सबकी ट्रेनिंग्स दे सकूँ एक एक करके। आज मैं आपको बेसिक बेसिक मैंने जितना मुझे था मैंने ग्लिम्स दिया आपको। एंड वी आर गोइंग टू टॉक मोर अबाउट इट, बट एक ओवरऑल मैंने आपको ग्लिम्स दिया थाईलैंड मैप का, और मेरा एक्सपीरियंस आपको कैसा था। सो दैट इज ऑल अबाउट थाईलैंड। ठीक है। इसके बाद वाई फुकेट। फुकेट जैसे कि मैंने आपको बताया, लग्जरी टूरिज्म प्लस ग्लोबल बायर्स। फुकेट के अंदर थोड़ी सी लग्जरी वाले जो बायर्स हैं वो ज्यादा है। ठीक है। वहाँ के जो विलास हैं वो बहुत ज्यादा प्रीमियम विलास हैं।
ठीक है। तो वहां पे छोटे मोटे विलास नहीं, वहां पे विलास के जो मैंने प्राइस थे 53 मिलियन बार, मतलब 16 करोड़ 17 करोड़, जो मैंने विजिट करे, सस्ते भी होंगे नो डाउट, बट मैंने अभी जो विजिट करे वो महंगे ही दिखे मुझे। तो मैंने ज्यादा इतनी वो प्रायोरिटी दी भी नहीं, बट मैं देख के एक बार सब क्या है। ठीक है। बीच फ्रंट कॉन्डोमिनियम्स, बीच फ्रंट कॉन्डोमिनियम्स ये होते हैं जो बीच से व्यूइंग जहाँ से होती है, जहाँ पे आपको व्यूज मिल जाते हैं। और वहाँ पे अपार्टमेंट्स, कॉन्डोज बेसिकली अपार्टमेंट्स ही होते हैं, वहाँ पे कॉन्डोज बोलते हैं उन्हें। ठीक है, कॉन्डोमिनियम्स। एंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट कनेक्टिविटी, फुकेट के पास अपना खुद का एयरपोर्ट है। और बहुत खूबसूरत एयरपोर्ट है फुकेट का, आई एम टेलिंग यू, मतलब मुझे बहुत खूबसूरत लगा जब फुकेट से जब फ्लाइट टेक ऑफ करी थी, तो वहां से छोटे छोटे आइलैंड्स इतने प्यारे दिख रहे थे ना, मजा आ गया था वो देख के। मतलब मेरे लिए वो कुछ नया नया सा था, वो मैंने चीजें नहीं देखी इतनी। मतलब मैंने ऐसा मतलब इतना व्यूज नहीं देखे थे। और एयरपोर्ट से जैसे ही फ्लाइट टेक ऑफ करती है वैसे ही बीच दिखना स्टार्ट हो जाता है, और क्रिस्टल ब्लू कलर का है। मतलब बहुत खूबसूरत है फुकेट, आई एम टेलिंग यू। एक बार विजिट करिएगा। आप में से अगर कोई अभी तक किसी ने थाईलैंड फुकेट खराबी, मतलब किसी ने विजिट किया है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा अगर आपने किया है। ठीक है। अगर नहीं किया, करना चाहते तो वो भी लिखे कि आए ऑन टॉप से। बट आई एम टेलिंग यू फुकेट बहुत ज्यादा खूबसूरत था, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ पे, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। ठीक है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है वहाँ पे। ठीक है। एयरपोर्ट नियर बाय है हर इसके पास, फुकेट के पास अपना एयरपोर्ट है, बैंकॉक में भी है एयरपोर्ट, और यहाँ फुकेट के पास भी अपना खुद का एयरपोर्ट है। और प्रीमियम टूरिज्म मार्केट, मतलब यहाँ की जितने भी मार्केट है वो पूरी की पूरी टूरिज्म मार्केट है। जस्ट अ सेकंड। ठीक है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा आपका इंटरनेशनल कनेक्टिविटी मिल जाती है। प्रीमियम टूरिज्म मार्केट, प्रीमियम टूरिज्म मार्केट में इसलिए आपसे बोल रहा हूँ कि वहां पे क्या है ना, थाईलैंड के अंदर आप देखेंगे जब भी आप वहां पे जाते हैं, जब भी आप चीजों को देखेंगे, तो वहां की जो मार्केट में जितने भी लोग थे वो बड़े प्रीमियम लोग थे। इंडियंस, यस इंडियंस थे वहां पे। बट मैंने अभी तक जितना भी थाईलैंड विजिट किया, मुझे इंटरनेशनल, मुझे नेशनैलिटी ना बहुत डिफरेंट डिफरेंट नेशनैलिटी के लोग, स्पेशली टूरिज्म। दुबई के अंदर जब मैं रहता था वहां पे मुझे टूरिज्म कम, वहां पे मुझे वर्कर्स ज्यादा दिखते थे जो वहां पे काम करते थे, आके काम करना स्टार्ट करते थे। बट थाईलैंड के अंदर क्या था, थाईलैंड के अंदर टूरिज्म मार्केट बहुत जबरदस्त है। मतलब वहां पे सब लोग घूमने ही आते हैं, मेजोरिटी घूमने वाले लोग वो बहुत ज्यादा है। ठीक है। और वहां पे फॉरेनर की, बायर्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है हर चीजों में। अगर थाईलैंड के अंदर अगर बाहर के लोग आना बंद कर देंगे, तो आप यकीन मानिए कि वहां की मार्केट क्रैश हो जाएगी। कि वहां पे जितने भी मैंने चीजें देखी हैं अभी तक, वो सारी की सारी टूरिज्म ड्रिवन है। ठीक है। लग्जरी टूरिज्म, रेंटल की डिमांड बहुत अच्छी है, और इंटरनेशनल लाइफस्टाइल। तो ये थाईलैंड को, फोकेट को बहुत अच्छी डेस्टिनेशन बनाता है। एंड पटाया, फास्टेस्ट ग्रोइंग इन्वेस्टमेंट मार्केट, अफोर्डेबल है अभी। आने वाले 5 साल 6 साल के अंदर अफोर्डेबल नहीं रहेगी। आज की डेट में अगर हम वहां पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, 50 55 60 लाख रुपए के भी ऑप्शन हमको मिल जाते हैं स्टूडियो अपार्टमेंट्स के, अंडर कंस्ट्रक्शन विद फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान। टूरिज्म बहुत अच्छा है वहाँ पे। फोकेट लोग नहीं जाते, लोग आते हैं पटाया ही आते हैं, बैंकॉक पटाया घूमते हैं अपना आसपास, अफोर्डेबल पड़ता है उनको ये। आते हैं, घूमते हैं और वापस चले जाते हैं। ठीक है। नाइट लाइफ भी अच्छी है वहाँ पे, क्लबिंग्स वगैरह करने का अगर आप शौकीन है तो आप वहां भी जा सकते हैं, वो चीज़ें भी अच्छी है। इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन देखेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत रैपिडली बूम हो रहा है, कंस्ट्रक्शन होता हुआ दिखता है हर जगह। ठीक है। आने वाले टाइम में इसकी भी डिमांड अच्छी है, तो फर्स्ट टाइम बायर्स जो होते हैं उनकी पहली प्रेफरेंस आपको हमेशा याद रखिए कि पटाया ही मिलने वाली है। जिन लोगों ने अभी तक कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं करा, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बजट कम है, देन पटाया उनके लिए बेस्ट चॉइस रहेगी। ये फास्टेस्ट इन्वेस्टमेंट मार्केट है, रेंटल इनकम की अगर किसी को चाहिए तो रेंटल इनकम के लिए भी बेस्ट है। ठीक है। सो दैट इज अबाउट दिस। एंड इसके बाद थाईलैंड इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, अभी मैसिव डेवलपमेंट कहाँ पे हो रहा है। गवर्नमेंट इस समय मेजर एक्सपेंशन कर रही है एयरपोर्ट के अंदर। जो एयरपोर्ट्स हैं, टूरिज्म बढ़ रहा है तो एयरपोर्ट को और एक्सपेंड करते जा रहे हैं, और बड़ा एयरपोर्ट करते जा रहे हैं। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स, स्मार्ट सिटीज भी आसपास के जो उनके छोटे मोटे एरियाज है, जो छोटे एरियाज रह जाते हैं, उनको भी ये लोग डेवलप करके थोड़ा सा डेवलपमेंट कर रहे हैं यहाँ पे भी। अब मुझे एग्जैक्टली नाम उनके नहीं पता है कि वो क्या है, तो क्योंकि नाम प्रोनाउंस करने थोड़े से मुश्किल होते हैं इन लोगों के। बट फ्यूचर में जब भी कोई आरएम्स वगैरह मैं लेके आऊंगा या फिर मैं खुद से रिसर्च करूंगा अपनी, तो मैं आपको थोड़ा इन डेप्थ और बताऊंगा कि क्या क्या चीजें हैं। ठीक है। तो यहाँ पे स्मार्ट सिटीज भी, यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट ज्यादा चल रहा है, स्मार्ट सिटीज को भी डेवलप कर रहे हैं। और कनेक्टिविटी, यहाँ की रोड्स बहुत सूदिंग है, बहुत स्मूथ रोड्स हैं, ट्रैफिक कम रहता है यहाँ पे। बैंकॉक में ट्रैफिक था, फुकेट में ट्रैफिक नहीं है, पटाया में इतना ट्रैफिक नहीं है। तो कनेक्टिविटी यहाँ पे बहुत अच्छी है। हाईवेज वगैरह इन लोगों ने बहुत अच्छे बनाए हैं। एक पूरा का पूरा हाईवे जो सबको कनेक्ट करता है। एंड टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिज्म हर जगह है यहाँ पे। आप थाईलैंड में कहीं भी जाइए, बुद्धा
पार्क्स, बुद्धा टेम्पल्स आपको हर जगह मिलते हैं, जो एक हैवी टूरिज्म को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। एक तरफ थाईलैंड की नाइट लाइफ है, एक तरफ थाईलैंड के अंदर बुद्धिज्म है। ठीक है, बुद्धिज्म वाले लोग जो है, जो यहाँ पे आते हैं, उनको बुद्धिज्म बहुत समझ में आता है। ठीक है। और लग्जरी, हॉस्पिटैलिटी, ग्रोथ, अफोर्डेबल प्राइसिंग के अंदर आपको जो यहाँ पे हॉस्पिटैलिटी मिलती है वो कहीं नहीं मिलती। तो ये थाईलैंड के प्लान्स हैं, बैंकॉक, फुकेट, पटाया, तीनों लोकेशंस के लिए। एंड थाईलैंड का जो एम है अभी, वो एशिया का वन ऑफ द बिगेस्ट लाइफस्टाइल हब बनने वाला है, एंड ग्लोबल लग्जरी कैपिटल। ठीक है। तो आने वाले टाइम में देखिएगा काफी मेजर डेवलपमेंट वहाँ पे थाईलैंड के अंदर होने वाले हैं। और 2035 तक वहां पे आप मान के चलिए, आपके अंदर इतना पोटेंशियल होगा, जो आज की डेट में वहां पे इन्वेस्टमेंट करता है वो कम से कम 10 गुना की ग्रोथ लेके बैठा होगा, 10x की। और वो अपने रेंटल वैल्यू से ही 5 साल के अंदर अपने अपार्टमेंट को फ्री कर देगा, जितने का उन्होंने अपार्टमेंट बाय किया है। 5 साल 6 साल की टाइमलाइन के अंदर रेंटल से ही अपने अपार्टमेंट को फ्री कर सकते हैं। सो दैट इज द फ्यूचर ऑफ थाईलैंड। और हर साल वहां पे जो टूरिज्म की डिमांड है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है। तो गवर्नमेंट के फोकस इन तरफ ज्यादा है। और रेंटल, थाईलैंड रेंटल इनकम पोटेंशियल, थाईलैंड इज इक्वल टू रेंटल इनकम अपॉर्चुनिटी। पहली चीज, ईयर राउंड टूरिज्म। हर साल वहां पे आप देखेंगे कि लोग जो एक बार विजिट करते हैं उनको थाईलैंड पसंद आता है। किसी को फुकेट पसंद आता है, किसी को पटाया पसंद आता है, किसी को वहां पे बैंकॉक में मजा आता है। तो हर इंसान को अपना है, वहां पे ज्यादा देखते हैं, अफोर्डेबल भी है, और होटल रूम भी इतने ज्यादा महंगे नहीं है, जिसको घूमना आगे बहुत आराम से जाके घूम फिर के आ सकता है। बीचेस में अपना एंजॉय कर सकता है, स्विमिंग वगैरह कर सकता है, काफी ढेर सारी चीजें। ठीक है। तो लग्जरी वेकेशंस वहां पे जाके कंप्लीट करके, और स्पेशली डिजिटल नोमैड्स जो लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं उनके लिए लॉन्ग स्टेज करने के लिए बहुत अच्छा है थाईलैंड। ठीक है। तो एयरबीएनबी के थ्रू अच्छे पैसे मिलते हैं वहाँ पे, जो शॉर्ट टर्म रेंटल्स होते हैं पर डे के जो होते हैं, एयरबीएनबी कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म रेंटल्स 1 महीना, 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन के जो रेंटल्स होते हैं, शॉर्ट टर्म रेंटल्स उनको बोलते हैं, वो भी अच्छे होते हैं, महीने महीने वाले। और हॉलीडे स्टेज, घर जो होते हैं, जो विलास वगैरह होते हैं, किसी को होम स्टे की तरह जाकर वहां पे जाके रहना, तो वो भी अच्छे होते हैं। तो रेंटल की डिमांड हमेशा वहां पे अच्छी होती है जहाँ पे लोग ज्यादा होते हैं, जहाँ पे टूरिज्म ज्यादा अच्छा होता है, जहाँ पे डिजिटल नोमैड्स भी होते हैं। तो यहाँ पे थाईलैंड के अंदर डिजिटल नोमैड्स थोड़े ज्यादा है। एंड हाउ फॉरेनर्स कैन इन्वेस्ट। अब वहां पे फॉरेनर्स, हम लोग थाईलैंड के लिए फॉरेनर्स हैं। सो हाउ वी गाइस कैन इन्वेस्ट ओवर देयर। ठीक है। तो वहां की जो मार्केट है वो इन्वेस्टर फ्रेंडली मार्केट है। बट यहाँ के मार्केट के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो थोड़े से अलग है। जैसे कि कॉन्डोमिनियम, जो हम वहाँ पे अपार्टमेंट्स खरीदते हैं उसकी ओनरशिप, वहां पे दो तरीके से हम लोग खेलते हैं। पहला, हमको एक कंपनी अपनी सेटअप करनी पड़ती है वहां पे किसी लोकल आदमी के साथ, अगर हमको वहां पे वीजा चाहिए। बिकॉज हम लोग वहां पे प्रॉपर्टी तो बाय करते हैं, लेकिन हमको वहां पे वीजा नहीं मिलता है। ठीक है। अभी 1 महीने का वीजा है, हमारे पास प्रॉपर्टी की ओनरशिप रहती है, बट हम रह नहीं सकते उसमें, हमें एंट्री एग्जिट करते रहना पड़ता है जब तक हमारे पास वीजा नहीं है। वहां वीजा लेने के लिए हमको क्या बोलते हैं, एक कंपनी सेटअप करनी पड़ती है किसी के साथ पार्टनरशिप में। ठीक है। तब हमको वहां पे वो मिलती है। और दूसरी चीज, 51% की ओनरशिप वहां पे हमेशा, जो पूरी सोसाइटी बनती है उसमें थाई लोगों के पास रहती है। हम लोग 49 फॉरेनर कोटे में आते हैं। तो हर बिल्डिंग जहाँ पे बनती है वहां पे एक फॉरेनर कोटा होता है, और वहां पे एक लोकल थाई कोटा होता है। थाई कोटा में जो वहाँ के लोकल के लोग होते हैं। तो ये डिफरेंस होता है। और कुछ लीज होल्ड स्ट्रक्चर्स भी हैं, कुछ लोकेशंस ऐसी हैं जहाँ पे लीज होल्ड प्रॉपर्टीज भी होती हैं। ठीक है। मैनेज्ड इन्वेस्टमेंट मॉडल भी होता है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं वहाँ की, जो थोड़ी सी समझने में थोड़ा टाइम लगता है, बट समझ में आ जाती हैं भी। ठीक है। तो इंटरनेशनल एसेट ओनरशिप आपको मिलती है वहाँ पे। डाइवर्सिफाई, आप अपना इंटरनेशनल रियल एस्टेट प्रोफाइल डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। और बस है लाइफस्टाइल इनकम टुगेदर। और मतलब 45 लाख टू 70 लाख से एक एक एवरेज मैंने निकाला है यहाँ पे, जो स्टूडियो अपार्टमेंट आपको मिल जाता है, इतने में आपके स्टूडियो अपार्टमेंट स्टार्ट हो जाते हैं वहाँ पे। 1 बेडरूम एंड कॉन्डोज जो होते हैं वो आपके 70 लाख से 1 सवा 1 करोड़ रुपए तक आपको मिल जाते हैं। और लग्जरी विलास 2 करोड़ रुपए से मिल जाते हैं, आपको स्टार्ट हो जाते हैं। ये आपके प्राइसिंग है। मतलब ये ऑन एन एवरेज आपको बता रहा हूँ, बट हर डेवलपर्स की अलग अलग प्राइसिंग होती है, मैंने एक एवरेज आपको बताया। ठीक है। सो अभी हम लोग को इतनी सब चीजें, तो थाईलैंड में भी इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, वाई दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट। कोई बताएगा मुझे चैट बॉक्स में अभी, वाई दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट, ये सब देखने के बाद। अभी इन्वेस्टमेंट करने के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं वहां पर। सबसे पहली चीज,
टूरिज्म एक्सपेंशन कंटिन्यूस। जो टूरिज्म जहाँ पे आना स्टार्ट हो गया, जहाँ पे लोगों ने कोई जगह डिस्कवर कर लिया कि यहाँ पे बीचेस अच्छे हैं, यहाँ पे टूरिज्म अच्छा होता है, जहाँ पे डिजिटल नोमैड्स पहुंच गए हैं जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं, जिनको अपॉर्चुनिटीज अच्छी लगती है, वहाँ पे ईयर बाय ईयर ट्रैफिक बढ़ता ही है। ट्रैफिक कभी कम नहीं होता है। आप कहीं भी उठा के देख लीजिएगा दुनिया में, जहाँ पे लोग बीच साइड, जहाँ पे एक्टिविटीज अच्छी होती है, जहाँ पे पार्टी प्लेसेस होती है, वहां पे कभी टूरिज्म कम नहीं हुआ इंटरनेशनली। ठीक है। थाईलैंड के अंदर वो ढेर सारी चीजें जो कोई और कंट्री ऑफर नहीं करती है। ठीक है। जो वहाँ का फ्रीडम, वहाँ की पार्टीज, वहाँ की क्लब नाइट लाइफ, वहाँ का बुद्धिज्म कल्चर, वहाँ की नेचर, वहाँ की ब्यूटी, वहाँ पे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, काफी ढेर सारी चीजें, वहाँ का स्पेशली सी फूड, अगर आप शौकीन है वो करने के। तो जहाँ पे ये सब चीजें अनएक्सपेक्टेडली ग्रो करती जाती हैं, ग्रो करती जाती हैं, ग्रो करती जाती हैं, वहाँ पे अभी जिस अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट के अंदर हमको जो अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो आने वाले टाइम में 2 साल, 4 साल, 5 साल डाउन द लाइन हमको वो फिर वहां पे नहीं मिलेगी। So that is the first thing. Tourism expansion continues. Second चीज, international investors entering early. इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स, आज मैं आपको एक चीज बताऊं, 2009 2010 में जिन लोगों ने यूएई दुबई के अंदर इन्वेस्टमेंट किया था, आज उनकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 10x से भी ज्यादा हो चुकी है। बिकॉज उन लोगों ने तब वहां पे एंटर किया जब वहां पे लोगों को पता था कि यहाँ पे अभी कर रहेंगे तो फ्यूचर में शायद कुछ एप्रिसिएशन देखा जा सकता है। लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। सेम इस समय थाईलैंड के अंदर की हाल है। वहां पे रियल एस्टेट अभी हल्के हल्के बढ़ रहा है, अभी उतना रैपिडली नहीं बढ़ा है। तो थाईलैंड इज समथिंग जहां पे हम लोग काफी कम शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के अंदर अच्छा कैपिटल एप्रिसिएशन एप्रिसिएशन बना सकते हैं, अच्छे रेंटल वैल्यूज ले लेके अच्छी अपनी एक साइड इनकम वहां से हासिल अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इंक्रीजिंग, गवर्नमेंट के प्लान्स हैं एयरपोर्ट को एक्सपेंड करने के लिए और काफी स्मार्ट सिटीज डेवलप करने के लिए। काफी ढेर सारे गवर्नमेंट के प्लान्स चल रहे हैं। तो गवर्नमेंट के अगर प्लान्स हैं, और यहाँ की गवर्नमेंट बहुत अच्छी गवर्नमेंट है, यहाँ की जो गवर्नमेंट चलती है, जो प्लान्स करती है, वो चीज़ों को ऑन टाइम डिलीवर करती है। ठीक है। एंड प्रॉपर्टी प्राइजेस, ये सब चीज़ें होने के बावजूद स्टिल अफोर्डेबल। आप स्टिल 50 लाख 60 लाख रुपए के अंदर वहां पे अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। और जहाँ पे टूरिज्म होता है वहां पे रेंटल की क्या होती है वो मैंने आपको बताई थी है। अगर अभी कोई इन्वेस्टमेंट करता है, सो दे आर, दीज आर द टॉप 5 रीजंस दैट यू शुड राइट नाउ इन्वेस्ट इन थाईलैंड। ओके। एंड प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन मिलता ही मिलता है, हाई रेंटल इनकम मिलती मिलती है, क्योंकि वहाँ पे थाईलैंड एक टूरिज्म डेस्टिनेशन, तो वहाँ पे लॉन्ग टर्म में अगर किसी को वेल्थ जनरेट करनी है, देन थाईलैंड इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। बिजनेस ओनर्स के लिए जो 50 लाख 60 लाख रुपए इजीली मैनेज कर सकते हैं, बिजनेस ओनर्स कर सकते हैं, एनआरआईज कर सकते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल कर सकते हैं, रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स कर सकते हैं, एयरबीएनबी में जो लोग करते हैं, हॉलीडे होम बायर्स होते हैं, ये आइडियल है। जो वहां पे अभी 60 से 70% जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो ये लोग हैं, थाईलैंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाले। हु शुड इन्वेस्ट, किसको इन्वेस्ट करना चाहिए? लाइफस्टाइल प्लस इनकम, पैसिव इनकम जिसको जनरेट करनी है, जिसको एक अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए थाईलैंड में जाके, इंटरनेशनल किसी पैसे चाहिए, ठीक है, तो उन लोगों के लिए दैट इज वन ऑफ द बेस्ट चॉइस। और आप लोगों को क्या क्या चीजें मिलती हैं इसके साथ? इंटरनेशनल हॉलीडे होम, यू आर गेटिंग इंटरनेशनल हॉलीडे होम। आप कभी भी, आपके पास आपके गेटवेज खुले हुए हैं इंटरनेशनल कंट्री के लिए, आप कभी भी वहां जा सकते हैं, कभी भी वहां पे रह सकते हैं, अपने बच्चे, अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली के साथ कभी भी वहां पे जाके अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ये एक आपके पास एडवांटेज होता है। ठीक है। एक आपके पास इससे फर्क नहीं पड़ता है इंडिया में गवर्नमेंट ऊपर जा रही नीचे जा रही है, आपके पास एक पैसिव रेंटल इनकम हमेशा रहती है। ठीक है। प्लस जो करेंसी, आप जिस जो करेंसी वहां पे चल रही है, वो करेंसी अप्रिशिएट कर रही है बाई ईयर। ठीक है। तो इंडियन करेंसी आप अगर इंटरनेशनल लैंग्वेज में उसमें देखते हैं तो वो नीचे जा रही है, बट बाहर की करेंसी अप्रिशिएट कर रही है। लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन, जो प्रॉपर्टी के प्राइसेस आज हैं, वो प्रॉपर्टी के प्राइसेस 2 साल 3 साल 4 साल बाद नहीं होते हैं, वो मल्टीप्लाई करेंगे, वो और अच्छे होंगे। ठीक है। तो ये चीज हमको अपने हमेशा ध्यान में रखनी है। एंड ग्लोबल एसेट डाइवर्सिफिकेशन, कोई इंसान सिर्फ इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, अभी दिल्ली में कर रहा है, गुड़गांव में कर रहा है, तो उसके लिए एक डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है 60 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट, 60 70 इनिशियली। ज्यादा खर्चे आएंगे तो वो भी कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें लाइफ स्टाइल अपग्रेड, कब तक इंडिया के ट्रैफिक में, यहाँ के पोल्यूटेड एरिया में, बाहर बाहर जो चीजें मिल रही हैं वो थोड़ी सी अलग है। ठीक है। सो इट्स नॉट जस्ट अ वेकेशन डेस्टिनेशन, पीपल ट्रैवल टू थाईलैंड फॉर हॉलीडे, फॉर स्मार्ट इन्वेस्टिंग एंड बाय एसेट देयर। तो एक बार जो इंसान करता है, जो उसको टेस्ट करता है एक बार, उसके बाद फिर वो बार बार यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ थाईलैंड। थैंक यू। So, guys, start your investment journey in Thailand. And I'm telling you, Thailand is a very beautiful destination.
वहां पे आने वाले टाइम के अंदर जो प्रॉपर्टी के प्राइसेस आज है वो फ्यूचर में नहीं होंगे। और जो अभी वहां पे जो प्राइस पॉइंट पे जो चीजें हमको अफोर्डेबल लग्जरी जो हमको मिल रही है वो आने वाले टाइम में बहुत मुश्किल से हमको मिलेगी। और वहाँ पे आज भी टूरिज्म बहुत पीक पे है, इंडियंस बहुत ट्रैवल करते हैं। और जो वहाँ पे ट्रैवल करता है, जो वहाँ पे चीज़ें देख के आ चुका है, उसको पता है कि थाईलैंड की मार्केट में क्या चीज़ है। तो आज भी हम लोग वहाँ पे काम करना स्टार्ट करेंगे। अभी मैंने एक ओवरऑल थाईलैंड आपको बताया। अब नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में आपको थाईलैंड के प्रोजेक्ट की करूंगा, बिकॉज अगर हम इस सेशन को करते तो सेशन थोड़ा लंबा लंबा हो जाता, बट आज थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो गया था। सो अगेन आई एम सॉरी। एंड अभी आप लोगों के कुछ डाउट्स हैं, सेशन कैसा लगा आपको, कुछ पूछना चाहते हैं तो अनम्यूट करके आप कर सकते हैं प्लीज। यस। किसी के कुछ डाउट्स, एनीबडी वांट्स टू आस्क एनीथिंग, यस यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन से कैसा लगा सेशन, किसी को कुछ डाउट्स हैं। सो गाइज यही हमारा सेशन था आज का। अब हम लोग नेक्स्ट सेशन जो करने वाले हैं विद इन अ वीक, 3-4 दिन के अंदर, या फिर मैं आपको अपडेट मिल जाएगा इसके अंदर। एंड उसके बाद फिर हम लोग किसी प्रोजेक्ट स्पेसिफिक होकर बात करेंगे, जिससे हम सिंपल प्रोजेक्ट के ऊपर बात करेंगे। तो 2 मिनट का टाइम है आप लोगों के पास, अगर किसी के कुछ Q&As है, कोई कुछ पूछना चाहता है रिगार्डिंग एनीथिंग, यू कैन आस्क। अदरवाइज सेशन को हम लोग आज वाइंड अप करते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। या यस मिस्टर विवेक, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क। या अच्छा, अनम्यूट नहीं, और सॉरी, सो सॉरी, सो सॉरी, सो सॉरी। ऑल राइट। या आप कर सकते हैं। या हाय सर जी। मेरी आवाज ठीक है? एम ऑडिबल? थैंक यू मेरी मिस्टर। आवाज आ रही है आपको? यस 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 यस, आ रही है। ओके। सर जी, सेशन बढ़िया था, प्रेजेंटेशन बढ़िया थी, थाईलैंड का पर्सपेक्टिव अच्छा लगा। और अभी एक ओवरऑल सिनेरियो तो समझ में आ गया है। लेकिन जब प्रोजेक्ट आएगा तो लास्ट टाइम भी एक प्रोजेक्ट कोई आया था, शायद लॉयन के नाम से कोई शायद था, कोई बिल्डर है वो कोई। लॉयन। लास्ट ईयर प्रोजेक्ट देखा था थाईलैंड का एक, हो सकता है सर, वो मुझे शायद इतना। लॉयन था या कुछ ऐसा था नाम मैं। देखिए, मैंने जो वहाँ के डेवलपर से जो मैं मिला हूँ, मैं तो काफी टाइम रुका हूँ वहाँ पे, मतलब मैं 10-12 दिन 15 दिन था वहाँ पे। जी जी। तो मैंने वो हम्म। डेवलपर्स देखे, जो डेवलपर्स के प्रोजेक्ट्स अच्छे हैं वहाँ पे। तो जो प्रोजेक्ट्स मैं लेके आऊंगा, ओके। हाँ, जिनकी प्रेजेंटेशन आपको मिलेंगी, तो वो वहाँ के जो बेस्ट आवाज, डेवलपर्स हैं, जिनके प्राइस पॉइंट में। वॉइस ट्रैक हो रही है, वॉइस ट्रैक हो रही है। जी। तो मैं लॉयन का तो हो सकता है हो, लेकिन मुझे पता नहीं, लेकिन जो इस डेवलपर को मैं लेके आऊंगा, वो डेवलपर्स के काफी अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे। तो मैं अभी वो नेक्स्ट प्रेजेंटेशन जो करूंगा उन्हीं की करूंगा, प्रोजेक्ट स्पेसिफिक। एक पहले एक पटाया की करूंगा, क्योंकि पटाया के प्रोजेक्ट्स अफोर्डेबल हैं अभी। फिर एक फुकेट के, तो ज्यादा प्रोजेक्ट्स नहीं चाहिए हमें, सिर्फ 2 प्रोजेक्ट्स पे हम लोग काम करेंगे। ठीक है। ठीक है। तो और उससे एक अर्षद जी रिक्वेस्ट है, अगर सबको अगर सुटेबल हो तो ट्यूसडे के अलावा सेशन अगर रख सकें तो हाँ विल बी ठीक है, ग्रेटफुल। ठीक है, ठीक है, ठीक है, वो देखते हैं हम क्या किस दिन रखेंगे, क्या रखेंगे, वो हम देख लेंगे। ठीक है। वॉइस बहुत क्रैक हो रही है अर्षद जी, पता नहीं मेरी साइड पे नेटवर्क है। मुझे तो, मुझे तो क्लियर आ रही है आपकी, आई हाय। थिंक। या यस, हाय हाय जायद। चलिए अर्षद जी, मैं लीव कर रहा हूँ, मेरी नेक्स्ट मीटिंग शुरू हो गई, प्लीज। ओके 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 ओके, यस। राइट, यस, थैंक यू सो मच, ओके जी। थैंक यू, या Hi, Stosh. हाय हाय जायद। Hi. हाय। Is it Stosh? ऑल गुड जायद, यू टेल मी हाउ आर यू। I'm good. I'm good. I'm good. आशुतोष, इसमें बैंकॉक में ज्यादा कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है और रेसिडेंशियल भी है। देखिए, है तो दोनों, लेकिन आपको मैं अगेन वही चीज बोलता हूँ कि कॉमर्शियल वहां पे लेने का पर्पस तब है हमारे हमको, या तो हमको कोई कॉमर्शियल बिजनेस करना है, ठीक है, क्योंकि वहां पे आई थिंक अच्छा अच्छा। कॉमर्शियल का मुझे इतना आइडिया है नहीं, लेकिन रेजिडेंशियल का तो है। रेजिडेंशियल में लोग ज्यादा करते हैं, कॉमर्शियल में वही लोग करते हैं जिनको खुद से कुछ करना हो। ठीक है। क्योंकि वहाँ अच्छा अच्छा। वहाँ की जो इकोनॉमी जो रन कर रही है वो मेजोरिटी टूरिज्म से कर रही है। कंपनीज भी हैं, बट वहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, छोटे मोटे बिजनेस के लिए तो मुझे पता नहीं कि अच्छा कॉमर्स। अच्छा। बट आई थिंक मेजोरिटी वहाँ पे रेजिडेंशियल से रन हो रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। बहुत अच्छा, ठीक है ठीक है। यस। ठीक है। ऑलराइट गाइस, तो आई थिंक अच्छा सेशन रहा आज का। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड नेक्स्ट सेशन हम लोग अब करते हैं प्रोजेक्ट ट्रेनिंग का।
ठीक है, तब तक किसी के कुछ डाउट्स होंगे, कुछ भी होंगे, यू कैन कनेक्ट विद मी वन ऑन वन, जस्ट ड्रॉप मी अ मैसेज एंड फिर हम लोग करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय।